वेलकम टू एजुकेशन फैसिलिटी। मैं अर्चना। आशा है मुझे आपको ये मेरी क्लासेस पसंद आ रही होगी, क्योंकि आपके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, आज हम रूसो के बारे में जानेंगे। कल हमने कम्युनिस्ट के बारे में पढ़ा था, जो 13 नंबर क्लास थी। आज क्लास नंबर 14 हो, जो रूसो के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं रूसो में क्या क्या दिया गया है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी ये समझ में आएंगे। इन्हें मुझे 2 पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रूसो में क्या दिया गया है। जीन जैक रूसो, ये 1712 से लेकर 1778 तक रहा है। रूसो का जीवन चरित्र देखते हैं। सबसे पहले रूसो का जन्म 1712 1712 से ईस्वी से जनेवा नगर में हुआ था। एक तो जो इन राइटर्स की है वो डेट ऑफ बर्थ और जगह जरूर आप याद रखिएगा। कहाँ से? 72 में जनेवा नगर में हुआ था। उस समय फ्रांस में उच्च वर्ग जनसाधारण का हर प्रकार से शोषण करता था। मतलब जो ऊंचा वर्ग था वो जनसाधारण शोषण करता था। विद्यालयों के अंदर दमनात्मक अनुशासन का बोलबाला था। लाइट बहुत कम, मेरे ख्याल में अब क्लियर होगा आपका। जो कहाँ थे हम? बालक की रुचि तथा शक्तियों की तकनीक भी परवाह न करके शिक्षा बालक पर लाद दी जाती थी। ऐसे वातावरण में रूसो अपना बाल्यकाल व्यतीत किया है। थोड़ा गला खराब हो रहा है। रूसो की शिक्षा उचित ढंग से न हुई। जन्म देते ही रूसो की माता का देहांत हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़्यादातर इसमें ऐसे राइटर्स हैं जिनकी माता नहीं है या माता पिता दोनों नहीं हैं। तो उसमें भी उनकी कम्युनिस्ट की भी माता खत्म हो गई थी, इनकी भी माता खत्म हो गई। पिता द्वारा उनकी शिक्षा का अवहेलना हुई। रिश्तेदारों ने उसकी शिक्षा का अजीब ढंग से प्रबंध किया। रूसो ने एक शिल्प कार्य करने वाले के यहाँ नौकरी की, जहाँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। 16 वर्ष की आयु में यह भाग निकला। वह इधर उधर आवारा घूमता रहा। कई विवाह किए, बच्चे पैदा हुए, परंतु किसी का भी उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया। ये फालतू की चीज़ें हैं, वैसे इतना याद कर लें, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। उसका वैवाहिक जीवन कभी भी सुखपूर्ण नहीं था। रूसो बहुत ही भावुक था। 4 वर्ष तक उसे शिल्प कार्य किया, परंतु उसकी सफलता प्राप्त नहीं हुई। वह कुछ समय के लिए प्रतिलिपिकार, कंपोजिटर, नाटककार आदि भी बना। किंतु यहाँ पे आपके काम की बात है कि इसने क्या क्या किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। किंतु उसे सफलता नहीं मिली। 25 वर्ष की आयु में उसने साहित्य गहन अध्ययन किया। धीरे धीरे उसने लेख लिखने आरंभ किए। लेख के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिली। रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक शिक्षा पर पुस्तकें, इसका जरूर ध्यान रखें। इसकी पुस्तक जो इमाइल थी, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है। शिक्षक ये 1762 में 1762 में लिखा था। शिक्षा विषय पर यह उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इस उपन्यास में इमाइल बालक तथा सोफिया बालक को शिक्षा व्यवस्था की उल्लेख 5 भागों में किया गया है। इसने जो शिक्षा को बांटा है इमाइल पुस्तक में 5 भागों में बांटा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि इमाइल में कितने भागों में बांटा गया शिक्षा को। पहले 4 भागों के अंदर बालक इमाइल की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा युवावस्था शिक्षा का उल्लेख किया गया है। 5वें भाग में बालिक का मतलब स्त्री शिक्षा, बालिका सोफिया की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए यहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। जो है इमाइल तथा सोफिया दोनों ही काल्पनिक नाम हैं। रूसो इमाइल की शिक्षा समाज में रहने के लिए, परंतु समाज से दूर प्रकृति की आंगन में देना चाहता था। इस पुस्तक के लिखने का मुख्य उद्देश्य था कि यदि शिक्षा उचित ढंग से दी जाए तो बालक का निर्माण उसकी प्रकृति के अनुसार हो सकता है। यह पुस्तक परंपरागत शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध एक विद्रोह है। मतलब ये इनका मानना है कि अगर शिक्षा बालक को सही तरीके से दिया जाए तो वो अपना विकास कर सकता है, प्रकृति के अनुसार उसका विकास हो सकता है। हालांकि उस टाइम पे इस तरीके की शिक्षा देना एक विद्रोह था।
इस पुस्तक की महत्ता पर एक प्रसिद्ध विद्वान ने कहा, विश्व में शिक्षा योजना संबंधी ऐसी कोई रचना नहीं है जो उनकी तुलना कर सके। दूसरे लेखक एच पायने का कहना है कि इमाइल को बाल्यावस्था को इंजील माना गया है। इसके 5 जो हैं वो ये हैं, 5 भाग। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और स्त्री शिक्षा। पहला इनमें लास्ट में जो था हमारा 6 वर्ष का 24 वर्ष तक 4 अवस्थाएं दी हुई है, इसमें 5 अवस्थाएं दे रखी है। इसके अंदर 5-5 वर्ष का डिफरेंस है। जन्म से 5 तक शारीरिक शिक्षा, 5 से 12 वर्ष तक ज्ञानेंद्रिय शिक्षा, 12 से 15 वर्ष तक बौद्धिक शिक्षा और 15 से 20 वर्ष तक सामाजिक नैतिक शिक्षा। का देखभाल की शिक्षा दी गई। उसे कारावास दंड की आज्ञा दी गई। रूसो फ्रांस से भाग गया और उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष देश निर्वाण के रूप में व्यतीत किए। रूसो का अंतिम जीवन उसके आरंभिक जीवन समय से अधिक कष्टदायक रहा। जिसका आरंभिक जीवन था उससे ज़्यादा कष्टदायक अंतिम जीवन रहा, क्योंकि सरकार ने उन्हें जो कारावास की सजा दे रखी थी और भागा हुआ था, तो वो अंतिम समयों में अलग अलग जगह पर रहा। देश विदेश निर्धनता एवं एकांत की अवस्था में सन 1878 में इसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के ठीक 11 वर्ष पश्चात फ्रांस की सुप्रति क्रांति हुई। ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ रूस की विचारधारा की कुछ विशेष शर्तें दी गई हैं। प्रकृति के यहाँ ही सभी वस्तुएं अच्छे रूप में पाई जाती हैं। बुराई एवं दुर्भाग्य का मूल कारण सभ्यता है। बालक स्वभाव से अच्छे होते हैं। समाज की अपेक्षा व्यक्ति का महत्व है। लोग समाज का महत्व देते तो व्यक्ति का महत्व देना चाहिए। व्यक्ति कहता है बालक तथा उसकी प्रवृत्ति शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। लास्ट हमने 5 बातें पढ़ी थी। छठी है, शिक्षा का उद्देश्य नैसर्गिक शक्तियों का विकास तथा जन्मजात प्रवृत्तियों का प्रकाशन है। 7th है, शिक्षा के 3 स्रोत हैं, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। जो रूसो ने कितने स्रोत बताए शिक्षा के 3 स्रोत। ये इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी बता दे रही हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। परंतु प्रकृति का महत्व सबसे अधिक है। ये स्टेटमेंट भी पूरा पूछ सकता है कि ये किसने कहा है। बालक की शक्ति एवं स्वभाव का स्वतंत्र विकास ही निषेधात्मक शिक्षा है। सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली स्व अनुभव द्वारा सीखने और करके सीखने की है। स्त्री की शिक्षा घर में ही की देखभाल में होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया था, स्त्री शिक्षा पर उन्होंने कहा था कि स्त्री शिक्षा घर की देखभाल में ही होना चाहिए। अब ये इसके प्रकृतिवाद। रूस के प्रकृतिवाद में क्या है? रूसों का कथन दैहिक है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति के निर्माण के यहाँ से अच्छे रूप में आती हैं, केवल मनुष्य के संपर्क से ही वह दूषित हो जाती हैं। उसका यह कहना है कि विधाता प्रत्येक वस्तु को अच्छा बनाता है, परंतु मनुष्य के साथ छेड़छाड़ करता है और उसे दूषित कर देता है। मतलब रूसों का यह मानना है कि प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, प्रकृति उसे अच्छे तरीके से बनाती है, लेकिन मनुष्य जब उसमें छेड़छाड़ करता है, अपनी प्रवृत्ति डालता है, तो वो बेकार बन जाती है। प्रकृति की अच्छाई होती है और समाज में बुराई तथा चालाकी। प्रकृति हमें स्वतंत्रता देती है और समाज क्रूर शासन और प्रभुत्व। शिक्षा का उद्देश्य नैसर्गिक शक्तियों का विकास, जन्मजात प्रवृत्तियों का प्रकाशन। रूसों के अनुसार शिक्षा आंतरिक विकास है, न कि बाहर से कुछ प्राप्त किया हुआ। इसी प्रकार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए रूसों ने लिखा है कि शिक्षा आनंददायक, तर्कयुक्त, संतुलित, उपयोगी और प्राकृतिक जीवन का विकास को क्रियात्मक है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि जो इसने ये बोला है कि शिक्षा जो है वो आंतरिक विकास है। क्योंकि आपने देखा है कि कोई भी चीज़ अगर आपको ज़बरदस्ती पढ़ाई जाए तो आपको याद नहीं होगी, लेकिन अगर आपको उस चीज़ को करने की अंदर से इच्छा होगी,
अगर आपके अंदर से इच्छा जाग जाती है कि मुझे पढ़ाई करना है, तो वो आपको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बात इसने यहाँ पे बहुत सही कही है। नेक्स्ट इन्होंने शिक्षा के स्रोत बताए हैं। शिक्षा के 3 स्रोत बताए हैं इसने, मानव, प्रकृति और वस्तु। कौन कौन से 3 स्रोत है? मानव है, प्रकृति है और वस्तु है। रूस ने ईमेल के प्रारंभ में ही कहा है कि शिक्षा के प्राप्त करने के 3 मूल साधन हैं, प्रकृति, मनुष्य एवं वस्तुएं। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है। 3 प्रकार है। प्राकृतिक शिक्षा वह है जब बालक अपनी प्राकृतिक शक्तियों के अनुसार प्राप्त करता है। मानव से शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जब बालक सामाजिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करता है। वस्तु शिक्षा का अर्थ है भौतिक वातावरण, बालक का स्वतः ही अनुभव प्राप्त करना है। वस्तु से जो स्व खुद करके प्राप्त करता है। तो इन तीनों पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि रूसो ने जो शिक्षा का कितने स्रोत बताए हैं और वो कौन कौन से हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। रूसो ने जो है अब जो उन्होंने अवस्थाएं बताए थे उसे डिफाइन किया है, तो उससे हम एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसमें कुछ बातें रह जाएंगी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था इसे 2 भागों में डिवाइड करें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो इसे थोड़ा सा डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। इसमें है रूसो के अनुसार विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एश्योरिंग अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो ने मानव जीवन के 4 अवस्थाओं में बांटा है और वह हर एक अवस्था को विशेषता की ओर संकेत करता है। तो पहला है शैशव काल, चाइल्डहुड। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में छात्र का विकास स्वतंत्रता पूर्वक हो, उसकी स्वाभाविक क्रियाओं पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रूसो का कहना है कि बालक की इस क्रियाशीलता में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। रूसो बालक को शक्तिशाली बनाने पर विशेष बल देता है। रूसो ने कहा है कि निर्बलता दुष्टता की जननी है। जैसे कि वो खुद बहुत ही कष्ट झेला है, तो उसने बोला कि बालक अगर शक्तिशाली होगा तो वो हर चीज़ को झेल लेगा, तो इसलिए उसने बालक को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया। अतः यह आवश्यक है कि बालक को शक्तिशाली बनाया जाए ताकि वह दुष्टता से दूर रहे। उसका जीवन ऐसा स्वतंत्र होना चाहिए कि वह खेल कूद आदि से अपना समय व्यतीत कर सके। नगर के संकुचित वातावरण में बंद न रह के खुले मैदानों में विचरण करे। बालक पर कपड़े आदि पहनने की रोक नहीं लगानी चाहिए और उसके कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें वो सरलता से भाग दौड़ सके। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, बॉयहुड कहा है जैसे। यह 5 से 12 वर्ष तक की रहती है। इस अवस्था पर बालक की शिक्षा के बारे में रूसो ने कहा है, बालक को प्रारंभ में शिक्षा उसके मस्तिष्क के ज्ञान में भरने के रूप में कदापि नहीं देना चाहिए। यह इस प्रकार की शिक्षा का समय बाल्यकाल नहीं है। उस समय तो ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा ही सबसे उत्तम शिक्षा है। बालक को ज्ञान इंद्रियों को स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग लेने, बालक में आकार, रूप, रंग, स्थिति आदि का ज्ञान विकसित करना चाहिए। रूसो के अनुसार इस अवस्था में पुस्तक के ज्ञान नहीं देना चाहिए। पुस्तक द्वारा ज्ञान देने से बालक की स्वयं विचारने की शक्ति नहीं पनपती है। मतलब इसमें कहा है कि बच्चों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिसमें बच्चे खुद देख के, सुन के, समझ के उसे अपने अंदर ज्ञान को अर्जित कर सके। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई चीज़ जो रटने वाली ज्ञान है वो नहीं देना चाहिए, पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो बालक को सीखना है वह खेल द्वारा ही सीख जाए। रूसो ने लिखा है, इस अवस्था में शिक्षा निषेधात्मक होगी। उसे सद्गुणों तथा सत्य की महिमा के पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे। बालक के हृदय को बुराई तथा मन की अनुचित भावों से बचाया जाएगा। बाल्यावस्था में गए। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था यह अवस्था है 12 से 15 वर्ष तक रहती है। रूसो का विचार है कि इस अवस्था में बालक की जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है। किसकी प्रवृत्ति रहती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है। अतः उसे प्राकृतिक विज्ञानों की शिक्षा देनी चाहिए। बालक को उपयोगी शिक्षा तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है युवा अवस्था। युवा अवस्था यह 15 वर्ष की आयु से लेकर विवाह तक का लिया है इसने। 15 से लेकर जब तक बालक का विवाह नहीं होता, जब तक के समय का लिया है, लगभग 25 वर्ष तक के लिए माना है। रूसो के विचार में इस काल को
शिक्षा का उद्देश्य नैतिक, पूर्ण और संवेगात्मक विकास को होनी चाहिए। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको क्लियर भी है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि इसकी PDF जल्द से जल्द जितने भी नोट्स कराए जा रहे हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। अभी नहीं अरेंज हो पा रहा है, अभी स्टार्टिंग है, लेकिन ये है कि लास्ट तक धीरे धीरे मैं इनके PDF भी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, क्यों ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। जैसे ही आपके सब्सक्राइबर या आप लाइक बढ़ते हैं, आपका व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो मुझे इस चीज़ का मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो पसंद आ रही है, लोगों को अच्छी लग रही है, उन्हें देखने में अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे और अच्छा करने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं रहा है तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर ऐसा लगता है कि बेकार है जो भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करें और आगे कोई भी टॉपिक हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो के नीचे आपको वो दे रखा है टेलीग्राम लिंक, उसे भी ज्वाइन कर लें। बाय, टेक केयर।